भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत अब जो टॉपिक है वह है प्रतिफल, कंसिडरेशन। क्वेश्चन आता है कि प्रतिफल को परिभाषित कीजिए तथा संविदा में प्रतिफल का क्या महत्व है और प्रतिफल के बिना की गई संविदा की क्या वैधता है एवं इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। अगर किसी संविदा में प्रतिफल नहीं होता है तो सामान्य सिद्धांत यह है कि बिना प्रतिफल के करार कैसा होता है, शून्य होता है। तो संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार वैध संविदा के लिए वैध प्रतिफल एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि प्रतिफल रहित करार कैसा होता है, शून्य होता है। अतः स्पष्ट है कि संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। अब हम प्रतिफल की डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रतिफल की डेफिनेशन क्या कहती है कि सामान्य अर्थ में प्रतिफल का आशय है वचनों का आदान प्रदान, अर्थात एक का वचन दूसरे के लिए क्या होता है, प्रतिफल होता है। एक वाद है जिसमें न्यायमूर्ति ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रतिफल संविदा के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया क्या है, एक मुआवजा है। एक विधि शास्त्री हमारे पोलक, उन्होंने कहा है कि प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। एक महत्वपूर्ण केस प्रतिफल के संबंध में वह क्यूरी बनाम मिसा का मामला है। उपर्युक्त वाद में न्यायमूर्ति लसने ने प्रतिफल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि कोई कार्य अथवा कार्यलोप जो संविदा के एक पक्षकार को लाभ प्रदान करे तथा दूसरे पक्षकार को हानिकारक करे, क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। अतः साधारण शब्दों में प्रतिफल वचन का क्या है, मूल्य है, वचन का मूल्य है। अब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 क्लॉज डी के अंतर्गत जो परिभाषा दी है वो यह दी है कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्राह्यता या अन्य कोई व्यक्ति, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वचन ग्राह्यता और अन्य व्यक्ति कुछ कार्य किया है, अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या करने से विरत रहा है, कुछ कार्य करता है या करने से विरत रहता है, कुछ कार्य करने से या करने से विरक्त रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, क्या चीज़, ऐसा कार्य, वृत्ति या वचन, उस वचन का क्या है, प्रतिफल है। अर्थात इस परिभाषा के आधार पर प्रतिफल भूतकाल से भी संबंधित हो सकता है, वर्तमान काल से भी संबंधित हो सकता है और भविष्य काल से भी क्या हो सकता है, संबंधित हो सकता है। अर्थात प्रतिफल वर्तमान, भूतकालीन या भविष्यकालीन भी हो सकता है। यहाँ से कंपटीशन में सवाल आता है कि प्रतिफल वर्तमान, भूतकालीन और भविष्यकालीन भी हो सकता है। तो अब प्रतिफल के हम आवश्यक तत्वों की तरफ देखते हैं। प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या हैं कि संविदा के सृजन के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, जैसे कि धारा 10 कहती है। वे सभी करार संविदा हैं जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से, किससे, सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं तथा उन्हें अव्यक्त रूप से शून्य न घोषित किया गया हो। इसीलिए प्रतिफल रहित करार होता है वो संविदा नहीं होते हैं, क्योंकि धारा 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिफल के बिना किए गए करार कैसे माने जाते हैं, शून्य माने जाते हैं। परंतु सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अंग्रेजी विधि के अंतर्गत साधारणतया संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक होता है। अब हम भारतीय विधि की बात करते हैं तो भारतीय विधि की धारा 25 भी ये स्पष्ट करती है कि बिना प्रतिफल का करार कैसा होगा, शून्य होगा। परंतु इसी धारा में इस सामान्य नियम के कुछ जो 3 अपवाद हैं वो दिए गए हैं, जो प्रतिफल के लिए भी प्रतिफल के बिना भी कैसे होते हैं, विधिमान्य होते हैं। अर्थात बिना प्रतिफल के भी करार कैसे होते हैं, वैध होते हैं। जो कि नंबर 1 है, प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के आधार पर किया गया करार कैसा होता है, बिना प्रतिफल के वैध होता है। स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर देने का वचन भी कैसा होता है, वैध होता है। काल रोहित ऋण के भुगतान के लिए की गई प्रतिज्ञा भी कैसी होती है, वैध होती है। अर्थात ये 3 मामले ऐसे हैं जिनमें बिना करार के
प्रतिफल भी कैसा होता है? वैध होता है, करार वैध होता है। अब पहला है प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के आधार पर यदि कोई करार लिखित है और दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए उस समय लागू विधि के अंतर्गत है और एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के मध्य प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण किया गया है, तो ऐसा करार बिना प्रतिफल के भी विधि मान्य होगा। परंतु ऐसा करार बिना प्रतिफल के होने के बावजूद भी विधि मान्य तब होगा जब निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की गई हो। नंबर 1 है करार निकट संबंध वाले पक्षकारों के मध्य होना चाहिए। तो करार पक्षकारों के निकट संबंधी होने के कारण है या नहीं, इस संबंध में निकट संबंध की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, परंतु निर्णित वादों से ऐसा प्रतीत होता है कि निकट संबंध के अंतर्गत रक्त संबंध, कौन कौन से संबंध आते हैं निकट संबंध के अंतर्गत? रक्त संबंध आते हैं, विवाह संबंध आते हैं, के द्वारा स्थापित संबंध है। इस प्रकार पति और पत्नी का संबंध विवाह द्वारा स्थापित संबंध है और परिणाम स्वरूप पति व पत्नी के मध्य निकट संबंध होता है। इसी प्रकार पुत्र का अपने माता पिता भाई बहन के साथ भी क्या होता है? निकट संबंध होता है। दूसरा है प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। करार के पक्षकार निकट संबंधी होने के साथ साथ भी उनके मध्य क्या होना चाहिए? प्राकृतिक प्रेम और स्नेह भी होना आवश्यक है और करार इसी प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के नाते किया गया होना चाहिए। यदि समुदाय के पक्षकार निकट संबंधी हैं तो प्राकृतिक प्रेम व स्नेह नहीं है और बिना प्रतिफल के है, तो ऐसा करार क्या माना जाएगा? शून्य माना जाता है। अब यह है आपकी राजलक्ष्मी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का केस है। इसके अंतर्गत उपर्युक्त बाद में पति और पत्नी के मध्य बहुत झगड़ा हुआ करता था और इसलिए उन्होंने अलग रहने का क्या किया? निर्णय किया। पति ने एक पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादन करके पत्नी को अलग रहने के खर्चे के लिए कुछ निश्चित धन देने का क्या दिया? वचन दिया। करार में झगड़े का भी उल्लेख किया गया था। जब पति ने वह धन देने से इनकार किया तो पत्नी ने क्या चलाया? वाद चलाया। न्यायालय ने इस मामले में क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने निर्णय दिया कि करार बिना प्रतिफल के होने के कारण शून्य था और यह करार धारा 25 के अपवाद के अंतर्गत भी नहीं आता था, क्योंकि यह करार पक्षकारों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण नहीं किया गया था। इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी उक्त दस्तावेज में उल्लिखित धन वसूल करने की अधिकार नहीं रखती है। दूसरा केस है इसमें भीवा बनाम शिवराम। इस मामले में वादी ने अपने भाई प्रतिवादी के विरुद्ध संपत्ति का आधा भाग प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया, परंतु असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। तत्पश्चात प्रतिवादी ने लिखित व पंजीकृत दस्तावेज द्वारा वादी को इस संपत्ति का आधा भाग देने का क्या दिया? वचन दिया, परंतु वाद में देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि पक्षकार निकट संबंधी थे। क्या थे? निकट संबंधी थे और करार प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के आधार पर किया गया था और इस कारण बिना प्रतिफल के धारा 25 के अपवाद के अंतर्गत आने के कारण और ये करार कैसा है? विधि मान्य है, अर्थात यहाँ पर समुदाय का निर्माण हो गया था। अब तीसरा है करार कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। करार का पंजीकृत होना आवश्यक है। दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए उस समय पंजीकृत हेतु जो भी प्रवर्तन विधि है, इन्फोर्सेबल उस समय जो भी विधि है उसके अधीन पंजीकृत होना चाहिए। स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर देने का वचन। स्वेच्छा से की गई भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर देने का क्या? वचन। बिना प्रतिफल के किए गए करार उस समय विधि मान्य तथा प्रवर्तनीय होगा जब वह किसी ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिकर के लिए प्रतिज्ञा है जिसने वचनदाता के लिए पहले से ही कोई कार्य स्वेच्छापूर्वक किया गया है। इस प्रकार बिना प्रतिफल के करार इस खंड में विधि मान्य होगा यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए किया गया है जिसने वचनदाता के लिए पहले से ही कोई कार्य स्वेच्छापूर्वक किया है। अतः इस अपवाद को लागू करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। नंबर 1, सेवाएं स्वैच्छिक रूप से की गई हों, सेवाएं वचनदाता के लिए की गई हों, सेवाएं करार से पूर्व की गई हों, सेवा के बदले में वचनदाता ने मुआवजा देने की प्रतिज्ञा की हो। अब इसका हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में ए को बी की थैली मिली,
जिसे ए ने बी को लौटा दिया तथा बी ने ए को 50 रुपये देने का क्या दिया, वचन दिया। यहाँ ए ने थैली लौटाने का जो वचन किया है, लौटाने का कार्य स्वेच्छापूर्व से किया है, अतः यह संबंधा वैध है और कैसी है, परिवर्तनीय है। अब प्रतिफल के कुछ अन्य विधियों में भी अपवाद दिए गए हैं, जो कि बिना प्रतिफल के करार कैसा होता है, वैध होता है। धारा 25 में दिए गए प्रतिफल के उपरोक्त 3 अपवादों के अतिरिक्त अन्य भी अपवाद हैं, जिसके अंतर्गत संबंधा में प्रतिफल न होने पर भी संबंधा शून्य नहीं होगी या कैसी मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। जैसे एजेंसी की जो संबंधा होती है वो भी बिना प्रतिफल के क्या होती है, वैध होती है। निःशुल्क निक्षेप, निःशुल्क निक्षेप 2 प्रकार का होता है, एक होता है सशुल्क और दूसरा होता है निःशुल्क निक्षेप। सशुल्क उपनिधान में दिए जाने वाला कुछ प्रतिफल होता है, परंतु निःशुल्क उपदान में शुल्क नहीं दिया जाता है, अर्थात प्रतिफल का अभाव होता है, फिर भी यह करार कैसा माना जाता है, वैध होता है। और एक पक्षकार की त्रुटि की दशा में दूसरा पक्षकार ऐसे अनुबंध को न्यायालय द्वारा क्या करवा सकता है, इन्फोर्सेबल करवा सकता है। दान हुआ, जैसे दान में कोई प्रतिफल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संबंधा कैसी होती है, वैध होती है। जब दान वास्तव में कर दिया गया है तो दान देने वाले और दान लेने वाले के संबंध में प्रतिफल का प्रश्न नहीं होता है, अर्थात दान की संबंधा में प्रतिफल का होना आवश्यक शर्त नहीं है। यदि दान देने का वचन दिया गया है तो प्रतिफल के अभाव में वह अनुबंध नहीं है, अतः विधि द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं होता है। अगला है संबंधा के पालन के समय को बढ़ाने के लिए अगर कोई भी अनुबंध किया जाता है तो वो बिना प्रतिफल के भी क्या होता है, वैध होता है। इसके संबंध में अधिनियम की जो धारा 63 है वो स्पष्ट कहती है कि संबंधा के पालन के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु किए गए करार की दशा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है और परिणाम स्वरूप संबंधा पालन के समय को बढ़ाने के लिए किया गया करार बिना प्रतिफल के भी क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। वचन, अगला है वचन के पालन से अवमुक्ति या छूट। प्रत्येक वचन ग्रहता अपने को दिए गए वचन के पालन से वचनदाता का पूर्णतया या भागतः अभिमुक्ति या छूट प्रदान कर सकता है। इस अभिमुक्ति या छूट में प्रतिफल होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई ऋणदाता पूर्ण ऋण की रकम के स्थान पर कम ऋण की राशि प्राप्त करके ऋण के दायित्व से उन्मोचित करने को सहमत हो जाता है तो यह परिवर्तनीय है और उसके लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कै को 5000 रुपये का देनदार है, कै उस समय उस पर 5000 रुपये दे थे, खे को वहाँ 2000 रुपये दे देता है। सॉरी, जैसे इसको साधारण शब्दों में समझा देता हूँ कि जैसे एक ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति को 5000 रुपये देता है और बी नामक व्यक्ति उस ए नामक व्यक्ति को 2000 रुपये दे देता है और ए नामक व्यक्ति यह कहता है कि मैंने आपको 3000 रुपये के ऋण से मुक्त कर दिया और आपका और मेरा हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसने क्या दे दी, अभिमुक्ति दे दी। कितने रुपए की, 3000 रुपये की। 2000 रुपये उसने दे दिए तो कितने हुए, 5000 रुपये। अर्थात उसने इस मामले में कोई क्या नहीं था, प्रतिफल नहीं था, इसलिए संबंधा कैसी हुई, वैध मानी जाएगी। तो ये हुआ आपका प्रतिफल। तो कहने का मतलब यह है कि बिना प्रतिफल के सामान्य सिद्धांत को हम देखते हैं, हालांकि अपवाद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हम सामान्य सिद्धांत को ये देखते हैं कि बिना प्रतिफल के संबंधा का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि बिना प्रतिफल के करार क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। हालांकि कुछ अपवाद हैं जिनके अंतर्गत अगर संबंधा में प्रतिफल नहीं होता है तो वो संबंधा भी कैसी मानी जाती है, वैध मानी जाती है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रतिफल का टॉपिक हुआ। थैंक यू।